हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम एक्सप्लेन करेंगे कालम कावल मूवी को, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम स्टैनली दास नाम के आदमी को देखते हैं, जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ घर पर टीवी देख रहा है। उसी वक्त स्टैनली को उसके बॉस का फोन आता है और वह अपनी पत्नी से कहता है कि उसे कुमार सर ने बुलाया है और आने में देर हो सकती है। इसके बाद स्टैनली अपनी कार में एक दूसरी लड़की के साथ कहीं जा रहा होता है। स्टैनली को पुराने तमिल गाने सुनना बहुत पसंद है। वह लड़की से पूछता है कि उसने बताया क्यों नहीं कि वह आने वाली है। लड़की कहती है कि उसकी सहेली कल शाम आएगी और अगर वह घर पर होती तो वह बाहर नहीं आ पाती, इसलिए उसने स्टैनली को कॉल किया। स्टैनली कहता है कि उसने लॉज वालों से अगले हफ्ते के लिए रूम बुक करने को कहा था और देखना होगा कि आज रूम मिलता है या नहीं। लड़की किराए के घर के बारे में पूछती है। स्टैनली कहता है कि उसने पूछा था, लेकिन वहाँ कुछ दिक्कत है। वह दूसरा घर तलाश रहा है जब तक उन्हें लॉज में काम चलाना होगा। वह कहता है कि अब बड़ी समस्या यह है कि वह अपनी पत्नी से तलाक के बारे में कैसे बात करे, क्योंकि उसने अभी तक उसे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं बताया है। वह लड़की से पूछता है कि उसने घर पर लेटर लिख कर रख दिया ना। लड़की हाँ कहती है, लेकिन साथ ही जल्दी घर ढूंढने को कहती है। इससे यह साफ होता है कि लड़की अपने घर से भाग गई है और स्टैनली अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है। फिर वे दोनों एक लॉज में जाकर संबंध बनाते हैं। कुछ देर बाद लड़की स्टैनली से कहती है कि उसके पहले बॉयफ्रेंड की मौत के बाद उसने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन स्टैनली से मिलने के बाद उसने अपना इरादा बदल दिया। वह कहती है कि आगे जाकर उनकी एक अच्छी फैमिली होगी। अब वे दोनों टीवी देख रहे होते हैं, जिस पर एक खबर आती है कि एक आदमी ने संपत्ति के लिए अपने ही भाई की हत्या कर दी। लड़की स्टैनली से पूछती है कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को कैसे मार सकता है। स्टैनली कहता है कि दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं और लोग अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। मजाक में लड़की पूछती है, क्या तुमने भी ऐसे काम किए हैं? स्टैनली जवाब देता है, हाँ, मैंने भी काफी सारे लोगों को मार दिया है। लड़की इसे मच्छर और कीड़े मकोड़ों की हत्या मानकर हंसती है। स्टैनली एक उदाहरण देते हुए कहता है कि उसकी पत्नी अनीता बहुत खूबसूरत और अच्छी है और वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। उसे कार दहेज में मिली है। उसके पास इतनी अच्छी जिंदगी है, लेकिन इस अच्छी जिंदगी को देखकर वह लड़की को छोड़ भी सकता है। लड़की कहती है कि अगर छोड़ना हो तो ऐसे ही बता दे, उसे मारे नहीं, वह ऐसे ही चली जाएगी। स्टैनली पूछता है, अच्छा, तुम ऐसे ही चली जाओगी? अगर तुम ऐसे ही चली जाओगी तो मुझे तुम्हें मारने का सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा? लड़की पूछती है, तुमको मारने में संतोष मिलता है? स्टैनली कहता है, हाँ, क्योंकि रिस्क जितना बड़ा संतोष उतना बड़ा। और उसी तरह से एक इंसान को मारने में जितना संतोष मिलता है उतना जानवरों को मारने में संतोष नहीं मिलता। लड़की पूछती है, तो फिर अब क्या तुम मुझे मारने वाले हो? स्टैनली हाँ कहता है। फिर देखते ही देखते स्टैनली सच में उस लड़की का गला घोंटकर हत्या कर देता है। अब स्टैनली उस लड़की की लाश को एक बड़े बैग में पैक करके लॉज से बाहर लाता है, अपनी गाड़ी की डिक्की में रखता है और कहीं ले जाकर दफना देता है। इसके बाद सीन तिरुवनंतपुरम में शिफ्ट होता है। उसी साल 2012 में एक आदमी एसपी के पास आकर हाल ही में हुए एक दंगे के बारे में रिपोर्ट पूछने लगता है। एसपी कहता है कि वह दंगा तो कब का खत्म हो चुका है। वह आदमी यानी प्रदीप कहता है कि उसने सुना है कि वह दंगा दोबारा शुरू हो गया है। एसपी उसे भरोसा दिलाता है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है और एक स्पेशल ऑफिसर इस मामले को देख रहा है। फिर हमें जय कृष्णा नाम के एक अधिकारी को दिखाया जाता है, जिसने उस दंगे को रोका था। एक दिन जय कृष्णा पुलिस स्टेशन में आकर दंगे के बारे में पूछता है। पुलिस वाले उसे रिपोर्टर समझते हैं, लेकिन वह बताता है कि वह स्पेशल ब्रांच का स्पेशल ऑफिसर है। तब पुलिस वाला जय कृष्णा को दंगे के बारे में बताता है। इस दंगे के पीछे 3 लोग होते हैं, विमल, उसकी बहन और यूसुफ नाम का एक आदमी। बात यह थी कि विमल की बहन किसी लड़के के साथ भाग गई। विमल ने किसी से सुना कि यूसुफ ही उसकी बहन को भगा ले गया है। विमल आर्मी में काम करता है, तो वह अपने
होम टाउन आकर कुछ लोगों को इकट्ठा करके यूसुफ पर हमला करता है। उस वक्त यूसुफ गांव में मौजूद नहीं था। जब यूसुफ को पता चला कि विमल और उसके दोस्तों ने उसके घर पर हमला किया तो यूसुफ ने भी अपने दोस्तों को इकट्ठा करके विमल के घर पर हमला किया। यह लड़ाई बहुत बड़ी हो गई और एक धार्मिक लड़ाई में बदल गई। सच यह है कि यूसुफ को भी नहीं पता कि विमल की बहन कहाँ है और विमल की बहन अभी भी लापता है। जय कृष्णा इस मामले में शामिल सभी लोगों से पूछताछ करता है। सारे लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बयान देते हैं। एक पुजारी भी होता है जिसने अपनी आंखों से विमल की बहन और यूसुफ को एक साथ देखा था। हालांकि उसे ढंग से पता नहीं था कि वह सच में यूसुफ ही था या नहीं। पुलिस वाला जय कृष्णा से कहता है कि लोगों के बयानों से पता चला है कि वह लड़की किसी और के साथ भागी है। उन्होंने साइबर सेल में उसका नंबर दे दिया है और कोई जानकारी मिलने पर वे उन्हें इन्फॉर्म करेंगे। बाद में जय कृष्णा और उसके टीम मेंबर्स विमल के घर के पास जाकर उसे समझाते हैं कि उन्होंने मामले की पूरी तरह से जांच की है। उसकी बहन को यूसुफ नहीं बल्कि कोई दूसरा आदमी भगा ले गया है जिसका लोकेशन तमिलनाडु में दिखा रहा है। वे कहते हैं कि वे इसे आगे ना बढ़ाएं और वे इसे देख लेंगे। विमल और उसके दोस्त तय करते हैं कि वे किसी भी तरह से उस आदमी को पकड़ेंगे जो उसकी बहन को भगा ले गया है। उसी वक्त पुलिस विभाग में काम करने वाला एक आदमी विमल को फोन करके कुछ जानकारी देता है कि पुलिस वालों ने एक आदमी का पता लगाया है और वे वहां जा रहे हैं। यह सुनकर विमल और उसके दोस्त फैसला करते हैं कि वे पुलिस से पहले वहां जाकर अपनी बहन के बारे में पता लगाएंगे। उसी समय जय कृष्णा और उसका टीम मेंबर आनंद दूसरे आदमी के पते पर जा रहे होते हैं। विमल और उसके दोस्त तमिलनाडु के एक गांव में जाकर एक आदमी का पीछा करते हैं। उन्हें शक होता है कि यही आदमी उनकी बहन को भगा ले गया है। वे उस आदमी का हल्के से एक्सीडेंट करके उसे मारते पीटते हैं और एक सुनसान जगह पर लाकर पूछते हैं कि उसकी बहन कहाँ है। वह आदमी कहता है कि वह उन्हें नहीं जानता और न ही उनकी बहन को जानता है, लेकिन फिर भी विमल और उसके दोस्त उसे मारते पीटते रहते हैं। दूसरी तरफ जय कृष्णा और आनंद उस आदमी के घर के बारे में पूछताछ करते रहते हैं। उसी वक्त उस आदमी के दोस्तों को पता चलता है कि कोई उनके दोस्त को मार रहा है। यह खबर मिलते ही जय कृष्णा और आनंद उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। पुलिस वालों को देखकर विमल और उसके दोस्त वहां से भाग निकलते हैं। थोड़ी देर बाद जय कृष्णा अस्पताल में आकर विमल की बहन की फोटो दिखाकर उस घायल आदमी से पूछता है। वह आदमी कहता है कि वह सच बता रहा है। यह लड़की कौन है उसे नहीं पता। वे लोग भी यही फोटो दिखाकर उसे मार पीट रहे थे। जय कृष्णा एक नंबर दिखाकर पूछता है कि यह तो तुम्हारा ही नंबर है ना, तुम्हारे नाम पर ही रजिस्टर है यह फोन नंबर। वह आदमी कहता है कि सर यह नंबर मेरा नहीं मेरी कजिन का है। मेरा आईडी प्रूफ देकर उसने सिम लिया था। 7 या 8 महीने पहले मेरी कजिन किसी लड़के के साथ भाग गई थी। कहाँ गई, किसके साथ गई उसे नहीं पता। उसकी कजिन का नाम सेल्वी होता है। जय कृष्णा सेल्वी के बारे में जानने के लिए वहाँ के पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस वाला कहता है कि हाँ, जो स्टीफन ने कहा वह सच ही कहा। सेल्वी के घर वालों ने एक पत्र ढूंढा था जिसमें उसने लिखा था कि वह एक लड़के के साथ भाग रही है। घर से भागने के बाद दोनों के फोन स्विच ऑफ हो गए थे। अब वह लड़की बालिग है, अपनी मर्जी से गई तो इसमें केस क्या बनेगा। जय कृष्णा उस लड़के का फोन नंबर पूछने लगता है जिसके साथ सेल्वी भागी। पुलिस वाला कहता है कि उन्होंने उस पहलू से भी जांच की थी। वह पता नकली था और वह नंबर केरल का था। जय कृष्णा और आनंद कंफर्मेशन लेने के लिए उस पते पर जाते हैं। असल में वह नंबर सिंधु नाम की एक लड़की पर रजिस्टर्ड होता है। सिंधु की माँ कहती है कि मेरी बेटी तो 1 साल पहले ही किसी आदमी के साथ भाग गई थी। किसके साथ भाग गई, कहाँ पर है, उसे कुछ भी जानकारी नहीं है। इसके बाद जय कृष्णा एसपी के पास आकर इस केस के कुछ डिटेल्स बताने लगता है। असल में जब पुलिस वाले एक भागी हुई लड़की के घर के पास जाकर जांच करते हैं तो पता चलता है कि वह लड़की किसी आदमी के साथ भाग गई। उस आदमी का नंबर ट्रेस करने पर वह उसका असली नंबर नहीं होता, वह किसी दूसरी लड़की के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। जब वहां जाकर जांच करते हैं तो पता चलता है कि वह किसी लड़के का नहीं
बल्कि लड़की का नंबर है और वह लड़की भी किसी आदमी के साथ भाग गई है। यही सिलसिला केरल और तमिलनाडु के बीच लगातार चलता रहा और वे भागी हुई लड़कियां कहाँ गईं किसी को नहीं पता, क्योंकि वे तो बालिग थीं। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक जो लड़कियां लापता हुई वे या तो तलाकशुदा थीं या तो फिर विधवा थीं। उनके घर वालों ने भी यही सोचा कि उनकी बेटी जहाँ भी होगी खुश होगी, अपनी जिंदगी जी रही होगी, इसलिए इस मामले में पुलिस वालों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एसपी पूछता है तो तुम्हें क्या लगता है जय कृष्णा, क्या यह किसी एक आदमी का काम है या किसी ग्रुप का? जय कृष्णा कहता है, सर मुझे लगता है कि यह काम सिर्फ एक ही आदमी का है, क्योंकि इन सारे मामलों में एक ही पैटर्न है। हो सकता है कि यह कोई सेक्स रैकेट हो, मतलब उन लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर किसी को बेच दिया होगा। एसपी कहता है तो जय कृष्णा तुम एक काम करो, इस मामले की गहराई से जांच करो। इसके बाद मूवी में दूसरा चैप्टर शुरू होता है। एक दिन बॉबी नाम का एक आदमी स्टैनली के घर के पास आता है। बॉबी की एक ज्वेलरी की दुकान होती है। कुछ दिनों पहले बॉबी ने कुछ काम के लिए साइनाइड को अपने घर में लाकर रखा था। उसके घर के बगल वाले कुत्ते ने उस साइनाइड को चाट लिया और उसकी तुरंत मौत हो गई। कुत्ते के मालिक ने बॉबी पर केस फाइल कर दिया। उसी केस में मदद लेने के लिए बॉबी स्टैनली के पास आता है। साइनाइड के बारे में सुनते ही स्टैनली के दिमाग में कुछ खुराफात चलने लगती है। वह बॉबी से कहता है, ठीक है, मैं उस आदमी से बात कर लूंगा। उसी रात स्टैनली एक केमिकल दुकान के पास जाकर किसी ज्वेलरी का नकली लाइसेंस दिखाकर साइनाइड हासिल कर लेता है। स्टैनली इस साइनाइड को टेस्ट करने के लिए खाने में थोड़ा सा मिलाकर किसी भिखारी को दे देता है। थोड़ी देर बाद वह भिखारी मर जाता है। यह देखकर स्टैनली के दिमाग में एक और जबरदस्त आइडिया आता है। पहले तो वह लड़कियों को गला घोटकर मारा करता था, अब साइनाइड के जरिए उसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगली सुबह स्टैनली एक मैरिज ब्रोकर के पास जाकर कहता है कि किसी दूसरे आदमी ने उसे उसके बारे में बताया है। वह कहता है कि उसका एक बड़ा भाई है जो तलाकशुदा है और वे उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। अगर उसकी नजर में कोई अच्छा रिश्ता हो तो बेहतर होगा। लड़की तलाकशुदा भी चलेगी या विधवा भी। वह मैरिज ब्रोकर स्टैनली को कुछ औरतों की तस्वीरें देता है कि वह ये तस्वीरें अपने भाई को दिखाकर उसे इन्फॉर्म करे। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टैनली उन औरतों में से एक औरत को चुनकर उसके काम करने की जगह पर जाता है। वह औरत कपड़ों की एक दुकान में काम करती है। स्टैनली लगातार एक हफ्ते तक उस औरत का पीछा करता रहता है। वह औरत स्टैनली को देखकर हल्के से डांटने लगती है। स्टैनली अपना इरादा बताता है कि वह उससे शादी करना चाहता है, लेकिन शायद वह लड़की स्टैनली में इतना दिलचस्पी नहीं दिखाती। इसके बाद स्टैनली अपने असली घर के पास आता है और अपनी एक डायरी में एक लड़की का स्केच बनाने लगता है। असल में स्टैनली जिस भी लड़की को मारता उसका स्केच अपनी डायरी में बनाता रहता है। शायद कपड़ों की दुकान में जिस लड़की से उसकी मुलाकात हुई उसे भी वह मार चुका होता है। उसके बाद स्टैनली उन तस्वीरों में से दूसरी लड़की को चुनता है। इसके बाद स्टैनली के कुछ कारनामों को दिखाया जाता है। असल में स्टैनली ऐसी औरतों को चुनता है जिनका तलाक हो चुका हो या विधवा हो, और उसी तरह वह अक्सर कभी तमिलनाडु तो कभी केरल की ट्रैवल करता रहता है। वह 1 या 2 हफ्तों तक किसी लड़की का पीछा करता है और ऐसा जताता है कि वह उनसे बहुत प्यार करता है। वह उन लड़कियों से दोस्ती करके अपने बारे में बताता है कि उसका तलाक होने वाला है या हो चुका है, या तो फिर उसकी पत्नी मर चुकी है। वह हमेशा अपना नाम और धर्म बदलता रहता है। जब वह लड़कियां भी स्टैनली से प्यार करने लगती हैं, तो स्टैनली उन लड़कियों के साथ लॉज पर जाकर संबंध बनाता है। संबंध बनाने के 1 हफ्ते के बाद स्टैनली साइनाइड में एक टैबलेट मिलाकर उन लड़कियों को देने लगता है। वह कहता है कि यह प्रेगनेंसी रोकने की गोली है और जब वे शादी कर लेंगे तो अच्छे से परिवार शुरू करेंगे। वह लड़कियां वह टैबलेट खाकर अलग अलग बस स्टैंड के टॉयलेट पर मर जाती हैं। इस तरह स्टैनली काफी सारी लड़कियों के साथ ऐसा करता है। इसके बाद चैप्टर 3 शुरू होता है।
इन्वेस्टिगेशन के दौरान जय कृष्णा और आनंद एक आदमी के घर के पास जाते हैं जिसका नाम विजू होता है। जय कृष्णा एक नंबर को ट्रैक करते हुए यहाँ आता है। विजू कहता है कि सर यह नंबर तो उसकी माँ का है और कुछ दिनों पहले उसकी माँ का फोन गुम हो गया था। जय कृष्णा विजू से पूछता है क्या तुम्हारे परिवार के सदस्यों में कोई लड़की लापता है? विजू कहता है नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह सुनकर जय कृष्णा को थोड़ा अजीब लगता है। बाद में जय कृष्णा अब तक जो लड़कियां लापता हुई उनके फोन नंबर हासिल करके एक आदमी को ट्रैक करने के लिए देता है। असल में स्टैनली जिस भी लड़की को मारता है उनका फोन हासिल करके उसका फोन स्विच ऑफ कर देता है। जय कृष्णा इसी मौके की तलाश में होता है कि लापता हुई लड़कियों के फोन में से कोई ना कोई फोन अगर ऑन होगा तो वे उस आदमी को ट्रैक कर सकते हैं। दूसरी तरफ स्टैनली एक औरत को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है। जय कृष्णा एसपी के पास जाकर कहता है कि सारे मामले तमिलनाडु और केरल में हैं। अगर तमिलनाडु में कोई पुलिस ऑफिसर को इस मामले में लगा देंगे तो बहुत मदद मिलेगी। वह एसपी एक ऑफिसर को इस मामले में लगा देता है। चौंकाने वाली बात यह है कि वह ऑफिसर कोई और नहीं स्टैनली ही होता है। यानी स्टैनली असल में एक पुलिस ऑफिसर होता है जिसे तमिल और मलयालम बहुत अच्छी तरह से आती है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता है। स्टैनली दिव्या नाम की एक लड़की को भी अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ संबंध बनाकर बस स्टॉप के एक बाथरूम में टैबलेट खाने के लिए भेजता है। खैर प्रेजेंट डे पर जय कृष्णा, आनंद और स्टैनली इन्हीं लापता लड़कियों के मामलों की जांच करते रहते हैं। बातों बातों में जय कृष्णा स्टैनली के बारे में पूछने लगता है कि आपको तो मलयालम बहुत अच्छी तरह से आती है। स्टैनली अपने बारे में बताने लगता है कि वह तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर में रहता है। जय कृष्णा से स्टैनली को यह बात पता चलती है कि जय कृष्णा लापता लड़कियों के फोन्स को ट्रैक करवा रहा है। स्टैनली ने हाल ही में एक लड़की को मारा था। उसका फोन अभी भी उसके पास ही होता है। वह फटाफट से किसी जगह पर आकर उस फोन को तोड़ फोड़ कर फेंक देता है। उसके बाद आनंद जय कृष्णा को फोन करके कहता है कि सर एक लड़की का फोन जहां पर स्विच ऑफ हुआ था उसी गांव के बस स्टैंड के टॉयलेट में एक लड़की की लाश मिली। पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से वह अज्ञात लाश थी। जय कृष्णा कहता है कि जो भी लड़कियां लापता हुई उनकी तस्वीरों से उस लड़की का मैच करवाओ। आनंद वह सारी चीजें मैच करवाकर जय कृष्णा के पास आकर कहता है कि सर वह लाश शहाना की थी और उसी तरह से स्टैनली ने भी एक रिपोर्ट दी थी। मतलब किसी दूसरे गांव में एक और लड़की का मृत शरीर पाया गया उसी बस स्टॉप के टॉयलेट में। यह सारी चीजें देखकर जय कृष्णा को यह बात पता चलती है कि वह आदमी लड़कियों को फंसाकर अलग अलग गांवों में ले जाकर मार रहा है। बाद में जय कृष्णा पोस्टमार्टम डॉक्टर से पूछता है कि वह लड़कियां कैसे मरी। डॉक्टर कहता है कि उनकी बॉडी के अंदर साइनाइड पाया गया। असल में सामान्य पोस्टमार्टम करने पर पता नहीं चलेगा, लेकिन यह चीज उसे बाद में पता चली। इस तरफ स्टैनली भी इसलिए इस मामले में शामिल होता है ताकि वह पुलिस की हर चाल को जान सके और चौकन्ना हो जाए। इस तरफ जय कृष्णा एसपी के पास आकर कहने लगता है कि सर अब तक जो हमने जांच की उसमें यह बात पता चली कि तकरीबन 11 से भी ज्यादा लड़कियां लापता हो चुकी हैं और शायद मर भी चुकी हैं। उस आदमी को हमें फटाफट से पकड़ना होगा। उसके बाद जय कृष्णा और आनंद फॉरेंसिक वाले आदमी के पास जाते हैं। पुलिस वालों को क्राइम सीन पर कुछ चीजें मिली होती हैं। इसी में फॉरेंसिक वाला आदमी जय कृष्णा को एक सेफ्टी पिन के बारे में समझाता है कि अपराध स्थल पर सेफ्टी पिन मिली, लेकिन यह कोई मामूली सेफ्टी पिन नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट वाले ऐसी सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब नेम प्लेट अटैच करने के लिए। जय कृष्णा और आनंद तमिलनाडु पर आकर एक पुलिस वाले से मुलाकात करके यहाँ पर जो भी पुलिस ऑफिसर्स काम करते हैं उनके डिटेल्स हासिल कर लेते हैं, कांस्टेबल से लेकर हायर ऑफिसर्स तक। जय कृष्णा आनंद से कहता है कि आनंद तुम इनके सारे निजी नंबर्स को ट्रैक करो, खासकर जो लड़कियां जहाँ पर लापता हुई हैं उस लोकेशन से मिलान करके देखो। बाद में वह साइबर क्राइम वाला आदमी जय कृष्णा को फोन करके कहता है सर हाल ही में एक लड़की का फोन ऑन हुआ। यह जानने के बाद जय कृष्णा, आनंद और वह साइबर क्राइम वाला आदमी उस लोकेशन पर जाने लगते हैं जहां उस फोन का लोकेशन ऑन हुआ था। एक कॉलोनी में आकर
जाकर उस नंबर पर फोन करने पर किसी के घर में वह फोन बजने लगता है। असल में यह घर एक कांस्टेबल का होता है जिसका नाम मनी होता है। उस घर की तलाशी लेने पर बेड के नीचे एक फोन नजर आता है। यह देखकर उस कांस्टेबल मनी की पत्नी अपने पति मनी को फोन करने लगती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ होता है। उसी वक्त यहाँ पर स्टैनली आता है, मतलब स्टैनली भी इसी कॉलोनी में रहता है। जय कृष्णा स्टैनली को साइड में बुलाकर यह बात समझाने लगता है कि लापता हुई लड़की का फोन इसी मनी के घर में है और उसी तरह सारे सबूत उसी पर ही इशारा कर रहे हैं। स्टैनली कहता है, अरे सर, मैं मनी को अच्छी तरह से जानता हूँ, वह ऐसा नहीं कर सकता। जय कृष्णा कहता है, अरे सर, अंदर के कैरेक्टर को कौन जानता है, अगर वह मनी मिलेगा तो सच्चाई पता चलेगी। चौंकाने वाली बात यह है कि आज सुबह ही स्टैनली ने उस मनी को किसी जगह पर बुलाकर मार दिया था और केस को भटकाने के लिए उसने एक लड़की का फोन इसके घर में रख दिया था। बाद में जय कृष्णा एसपी से मुलाकात करके निराश होने लगता है कि सर, इतना जांच करने के बाद भी हमने उस आदमी को नहीं पकड़ा। एसपी कहता है, अरे जय कृष्णा, छोड़ो ना, अब यह केस तो हल हो चुका है। लेकिन जय कृष्णा एसपी को कुछ बातें बताने लगता है। इन्हीं बातों में स्टैनली के बारे में भी कुछ बातें पता चलती हैं। वह यह कि जब स्टैनली छोटा बच्चा था उस वक्त उसका दादा उसे अपने साथ शिकार के लिए ले जाता था। उस शिकार में स्टैनली का दादा काफी सारे जानवरों को मारने लगा। अपने दादा को देखकर धीरे धीरे स्टैनली भी ऐसा करने लगा। देखते ही देखते स्टैनली के लिए यह चीज लत बन गई, यानी जब कोई काम हद से ज्यादा किया जाए तो वह लत बन जाती है। तो स्टैनली के लिए हत्याएं करना एक लत बन गई। स्टैनली के बड़ा होने के बाद सरकार ने यह नियम लगा दिया था कि जानवरों का शिकार करना गैर कानूनी है। अपनी लत को मिटाने के लिए स्टैनली ने इंसानों को मारना शुरू कर दिया, मतलब इतना जल्दी नहीं। पहले वह चूहे बिल्लियों को मारने लगा, उसके बाद छोटे बच्चों को और उसके बाद लड़कियों पर आया। जय कृष्णा एसपी को ऐसी लत के बारे में समझाने लगता है। यह सुनने के बाद एसपी को तो थोड़ा अजीब लगने लगता है कि ऐसी कौन लत बनाता है। जय कृष्णा एसपी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर, मुझे लगता है कि असली कातिल अभी भी जिंदा ही है, मैं अभी भी इस मामले पर ही काम करूंगा। यह होने के बाद स्टैनली एक और बहुत ही सेफ्टी प्लान सोचने लगता है। स्टैनली एक फोन बूथ के पास जाकर एक फॉरेंसिक डॉक्टर को फोन करने लगता है। वह कहता है कि सर, मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ, मेरी फिल्म की स्क्रिप्ट के लिए आपकी एक छोटी सी मदद चाहिए। मुझे एक ऐसी तकनीक बताइए जिससे इंसान फटाक से मर जाए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पता न चले। तो वह फॉरेंसिक डॉक्टर स्टैनली को कुछ बातें बताने लगता है। बाद में स्टैनली एक औरत को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसको लॉज ले जाता है। बातों ही बातों में स्टैनली उस औरत से कहता है, चलो मैं तुम्हारा शुगर टेस्ट करता हूँ। असल में स्टैनली पहले ही इस नीडल में साइनाइड को मिला चुका होता है, तो छूने के बहाने से वह साइनाइड लिक्विड उसके शरीर में एंटर करवा देता है। मतलब ऐसा करने की वजह से इंसान की मौत थोड़ा देर से होगी, इतनी जल्दी नहीं होती। और उसी तरह पोस्टमार्टम करने पर यही रिपोर्ट आएगी कि इंसान हार्ट अटैक की वजह से मर गया। स्टैनली जिस औरत के साथ यह करता है वह पहले से ही मैरिड होती है। घर जाने के बाद वह औरत मर जाती है। इसके कुछ दिनों के बाद जय कृष्णा और आनंद को उस औरत के बारे में पता चलता है कि कुछ दिनों पहले वह औरत तो नींद में ही मर गई थी, शायद दिल के दौरे की वजह से। जय कृष्णा फॉरेंसिक डॉक्टर के पास जाकर इसी के बारे में पूछता है। वह फॉरेंसिक डॉक्टर भी जय कृष्णा को कुछ बातें समझाता है कि अगर ऐसी मौत होगी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पता नहीं लगेगा। यह जानने के बाद जय कृष्णा एसपी के पास जाकर कहता है कि सर, मेरा शक सही निकला, वह आदमी अपना काम और प्रोफेशनल तरीके से कर रहा है। दूसरी तरफ स्टैनली एक और औरत को अपने प्यार के जाल में फंसाने लगता है। उसी वक्त उसको यह बात पता चलती है कि जय कृष्णा अभी भी उसी मामले की जांच कर रहा है। तो यह जानकर स्टैनली उस औरत को छोड़कर चुपचाप वहां से चला जाता है। वह सोचने
सोचने लगता है कि इस मामले को दोबारा भटकाना होगा। इस तरफ जय कृष्णा और आनंद कुछ पुरानी फाइलों की जांच करते हैं। इसी दौरान इन दोनों को एक मामले के ऊपर शक होने लगता है। उसी वक्त ये दोनों दोबारा उसी विजू के पास जाते हैं जिसके पास कुछ दिनों पहले आए थे। मतलब उस वक्त विजू ने कहा था कि उसकी माँ का फोन चोरी हो गया था। जय कृष्णा विजू के पास दोबारा आकर थोड़ा सख्ती से पूछने लगता है कि सच बताओ। तो यहाँ विजू डर के मारे कुछ सच्चाइयाँ बताने लगता है। असल में इसकी बहन का नाम दिव्या होता है। कुछ दिनों पहले इसकी बहन किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई थी, लेकिन वह दोबारा लौट आई। विजू ने अपनी बहन दिव्या की शादी दूसरे आदमी से करवा दी और अब दिव्या अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश है। सो बाद में ये दोनों उस दिव्या के पास जाते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यह दिव्या भी स्टैनली के जाल में फंसी थी, लेकिन यह दिव्या बच गई। यह कैसे बच गई यह हमें बाद में पता चलेगा। ये दोनों दिव्या के पास आकर उसी आदमी के बारे में जानकारी पूछने लगते हैं। पहले तो दिव्या बहुत डरने लगती है। वह कहती है कि सर मेरे पास्ट के बारे में मेरे पति को नहीं पता, प्लीज सर आप दोनों जाइए। लेकिन ये दोनों उस हत्यारे के बारे में डिटेल से बात करने लगते हैं कि किस तरह से वह लड़कियों को फंसा रहा है। वे कहते हैं असल में तुम भी मर सकती थी, लेकिन तुम कैसे बच गई। उस दिन क्या हुआ दिव्या इन दोनों को बताने लगती है। उस रात दिव्या टैबलेट खाने के लिए वॉशरूम में गई थी। दिव्या का फोन स्टैनली के पास ही रह गया था, लेकिन दिव्या ने उस टैबलेट को नहीं खाया क्योंकि स्टैनली ने दिव्या से यह कहा था कि अभी तुम प्रेग्नेंट मत बनो क्योंकि उनके पास बहुत ही कम पैसे हैं। लेकिन दिव्या ने यही सोच लिया था कि उसकी माँ रिटायर होने के बाद उसको कुछ फंड्स मिलेंगे, तो इन पैसों के बारे में दिव्या स्टैनली को बाद में बता देगी। इसीलिए उसने बच्चा रखने का सोचा और टैबलेट नहीं खाया। बाद में जय कृष्णा दिव्या को उस मनी की फोटो दिखाकर पूछता है क्या यह आदमी वही था। दिव्या कहती है नहीं सर यह आदमी वह नहीं है। उस आदमी की उम्र कुछ ज्यादा थी और उसी तरह वह हमेशा तमिल गाने ही सुनता रहता है। ये दोनों के जाने के बाद दूसरे दिन स्टैनली दिव्या के पास आकर उसको और उसके बच्चे को मारने की धमकी देने लगता है। असल में जय कृष्णा ने कहा था कल वह एक स्केच आर्टिस्ट को दिव्या के पास लेकर आएगा स्केच बनवाने के लिए। तो दिव्या डर के मारे जय कृष्णा को फोन कर यही बात बताने लगती है कि सर आप दोनों कल हमारे घर पर आए थे। यह बात मेरे पति को पता लग गई और वह मुझ पर शक कर रहे हैं। प्लीज सर मैं आपको कुछ भी जानकारी नहीं दे सकती। अब यह जानने के बाद जय कृष्णा बहुत ही निराश हो जाता है। बाद में ये दोनों उस गांव के बस स्टॉप पर जाकर एक कंडक्टर से दिव्या की फोटो दिखाकर पूछने लगते हैं क्या तुमने इस लड़की को कहीं पर देखा था। असल में दिव्या इसी बस स्टॉप के वॉशरूम पर आई थी टैबलेट खाने के लिए, मतलब वह यहीं से आती जाती रहती है। कंडक्टर कहता है हाँ मैंने इस लड़की को काफी बार देखा था और इसके साथ एक आदमी भी था। बाद में जय कृष्णा और आनंद एक स्केच आर्टिस्ट को अपने साथ लेकर उस कंडक्टर के घर पर जाने लगते हैं। उसी वक्त स्टैनली जय कृष्णा को फोन करके अपडेट पूछने लगता है। जय कृष्णा सब कुछ बता देता है। यह सुनने के बाद स्टैनली भी अपनी गन लेकर फटाफट से वहाँ पर जाने लगता है। मतलब अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो सारे लोगों को टपका देगा। इस तरफ ये लोग उस आदमी का स्केच बनवा देते हैं। उसी वक्त स्टैनली यहाँ पर आता है। स्टैनली वह स्केच देखकर सदमे में रह जाता है क्योंकि वह स्केच उसका नहीं होता, किसी दूसरे आदमी का होता है। वह थोड़ा सा तसल्ली लेने लगता है, सोचने लगता है कि शायद कंडक्टर ने दूसरे आदमी को देखा होगा। बाद में वही कंडक्टर स्टैनली से पूछने लगता है कि मैंने सर को कहीं पर देखा हुआ लगता है, तो स्टैनली हल्के से बहाना बनाने लगता है। खैर दूसरे दिन स्टैनली किसी दूसरी औरत से मुलाकात करके कहने लगता है कि मैंने आज रात एक रूम बुक किया है, तो चलो हम दोनों वहाँ पर जाकर एंजॉय करते हैं। ये औरत भी कहती है ठीक है चलते हैं। तो बाद में वह औरत अपने घर पर जाकर अपनी बेटी से कहने लगती है कि आज रात वह थोड़ा देर से आएगी, वह सो जाए। दूसरी तरफ जय कृष्णा और आनंद वह स्केच वाले आदमी की तलाश करते रहते हैं। खैर उसी रात स्टैनली उस औरत के साथ एक लॉज पर आता है। वह लॉज वाला आदमी स्टैनली से आईडी प्रूफ मांगने लगता है। स्टैनली पूछता है कि पहले तो आईडी प्रूफ नहीं लेते थे। लॉज वाला आदमी कहता है
नहीं सर, आजकल आईडी प्रूफ जरूरी है, पुलिस ने हमें वार्निंग दी है। तो स्टैनली अपना एक आईडी निकालकर उस आदमी को दिखाने लगता है। रूम में जाकर जब ये दोनों संबंध बनाने की कोशिश करने ही लगते हैं, उसी वक्त वह लॉज वाला आदमी दरवाजा खटखटाने लगता है। वह आदमी स्टैनली से कहता है, सर मुझे पता है आप पुलिस वाले हो, सर आप मेरी एक मदद करिए। कुछ महीनों पहले मेरी बेटी लापता हो गई थी, प्लीज आप उसको ढूंढिए ना। इस तरह से यह आदमी अपनी बेटी की फोटो स्टैनली को देने लगता है। स्टैनली इस लड़की को पहले ही मार चुका होता है। दूसरी तरफ जय कृष्णा को कोई आदमी फोन करके कहने लगता है कि सर किसी ने हमें कॉल किया, वह स्केच वाले आदमी को किसी ने देखा है। उसके बारे में जानने के लिए जय कृष्णा फटाफट से वहाँ पर जाने लगता है। इस तरफ थोड़ी देर के बाद स्टैनली दोबारा नीचे आता है रिसेप्शन के पास, उस आदमी से उसकी बेटी के बारे में बातचीत करने के लिए। वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। उसी वक्त यहाँ पर जय कृष्णा आता है। वह स्टैनली से पूछने लगता है, अरे सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? स्टैनली कहता है, कुछ नहीं सर, स्पेशल ब्रांच का एक केस है, उसी के काम से यहाँ पर आया हूँ। ऊपर रूम में एक और पुलिस वाला है। जय कृष्णा कहने लगता है कि मैं भी उस हत्यारे को ढूंढते हुए यहाँ पर आया हूँ। अरे आपके पास तो उसका स्केच कॉपी नहीं है ना, यह रख लीजिए, अगर वह आदमी आपको नजर आएगा तो मुझे इन्फॉर्म करना। स्टैनली ऊपर जाकर जब उस पेपर को खोलता है तो इसमें उसकी ही स्केच होती है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। असल में उस कंडक्टर ने जय कृष्णा और आनंद को स्टैनली का स्केच बनवा दिया था। अब जय कृष्णा पहले से जानता था कि स्टैनली यहाँ पर जरूर आएगा, इसलिए वह दूसरे आदमी का स्केच बनवाने लगा ताकि स्टैनली को गुमराह करे, मतलब स्टैनली को रंगे हाथों पकड़े। उसके बाद जय कृष्णा वही स्टैनली का स्केच ले जाकर दिव्या को दिखाने लगता है। वह यही कहने लगता है कि बस तुम हाँ या ना का जवाब दो। दिव्या हाँ का जवाब देती है। बाद में जय कृष्णा और आनंद स्टैनली के असली वाले घर में जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों को काफी सारी चीजें नजर आती हैं। प्रेजेंट डे पर स्टैनली वही डायबिटीज का इंजेक्शन लेकर जय कृष्णा पर हमला करने की कोशिश करने लगता है। दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से हाथापाई होने लगती है। स्टैनली लगभग जय कृष्णा को मारने ही वाला होता है। उसी वक्त वह लॉज वाला आदमी स्टैनली के सर पर हमला कर देता है। वह कोई लॉज वाला आदमी नहीं होता, वह भी पुलिस वाला होता है। उसके बाद जय कृष्णा और वह पुलिस वाला स्टैनली को मारकर उसकी लाश को किसी जगह पर ले जाकर दफना देते हैं, क्योंकि स्टैनली के खिलाफ एक भी सबूत नहीं होता। जय कृष्णा ने सोच लिया कि इसको मारना ही सही इंसाफ है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना। मैं मिलती हूँ आपसे नई मूवी के साथ।